गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान में अध्याय 13 सजीवों में परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। मतलब मनुष्यों में विभिन्न होने वाली प्रक्रियाएं और पौधों में भी होने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। 13.1 पौधों में पानी, खनिज, लवणों का संवहन एवं भोजन का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। पौधों की जड़ें भूमि से पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। कौन? जड़ें। यह पानी और खनिज लवण तने के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। सोचिए, क्या पौधे के शरीर में भी पाइप की ऐसी व्यवस्था होती है जिससे बड़े बड़े वृक्षों में जड़ों के द्वारा अवशोषित पानी को ऊपर पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। आपने पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक जलवाहिनी जाइलम एवं रसवाहिनी फ्लोएम, जलवाहिनी को जाइलम और रसवाहिनी फ्लोएम के बारे में पढ़ा है। आइए देखें पौधों में पानी एवं खनिज लवणों का संवहन तथा पत्तियों में बने भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पाइप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए एक पाइप की व्यवस्था होती है। पाइप के माध्यम से हम पानी को एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बरगद का वृक्ष कितना बड़ा रहता है, पीपल का, अमरूद का, आम का, बेर का बहुत बड़ा वृक्ष रहता है। क्या उनको भी भोजन और पानी की आवश्यकता होती है? हाँ, होती है। लेकिन क्या हम पौधों में जब पानी डालते हैं तो पूरे ऊपर जो पेड़ का जो ऊपरी सिरा रहता है उसमें पानी डालते हैं कि जड़ में डालते हैं? तो हम जाहिर सी बात है कि पौधे में हम पानी देते हैं तो जड़ में ही हम पानी को डालते हैं। लेकिन पेड़ का विभिन्न जो विशाल वृक्ष रहता है उसकी पत्तियां इतनी दूर दूर तक ऊपरी सिरे तक रहता है, क्या उस तक कैसे पहुंच पाती है, इसी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 1 आवश्यक सामग्री कांच का गिलास या चौड़ी मुंह की बोतल, सेफ्रेनिन या योसिन या लाल स्याही, बालसम या चिरैया का कोमल तना, तेज धार वाला ब्लेड, स्लाइड और सूक्ष्मदर्शी। किसी कांच के गिलास अथवा चौड़े मुंह वाली बोतल में पानी डालकर उसमें सेफ्रीन या योसिन अथवा लाल स्याही की कुछ बूंदें डालें। बाल्सम या चिरैया अथवा किसी कोमल तने वाले पौधों की टहनी को रंगीन पानी में रखें। लगभग 1 घंटे के बाद तने को पतले टुकड़ों में काटें और सबसे पतली काट को स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखें। काट में रंगीन दिखाई देने वाला भाग कौन सा है? चित्र 6.4 में मिलान करें तथा पहचानें। इसी तरह तने पर लगी पत्ती की पतली काट को काटें और सूक्ष्मदर्शी से देखकर तने की काट के रंगीन भाग से तुलना करें। आप देखेंगे कि तने की काट में दिखाई देने वाला रंगीन भाग वास्तव में पौधे का जाइलम है। जाइलम की स्थिति के आधार पर उन्हें पहचानने का प्रयास कीजिए। आप लोगों ने पौधों में परिवहन के बारे में इसका चित्र दिया गया है। ये कोमल पौधे का एक डाल है, टुकड़ा है। इस पानी में हम इसको डाल दिए हैं और पानी को रंगीन कर दिया गया है और पानी को रंगीन के माध्यम से यहाँ तक जल इसको किस प्रकार से विभिन्न भागों तक पहुँचता है, इसका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। क्रियाकलाप 2 आवश्यक सामग्री गुड़हल या पीपल की 2 टहनियाँ, है ना। गुड़हल मतलब होता है मदार का, पीपल की 2 टहनियाँ
तेज धार वाली चाकू या ब्लेड, गिलास या बोतल। गुड़हल या पीपल अथवा अन्य कड़े तने वाले पौधे की 2 टहनियाँ लेना है ना। एक टहनी अ में के अनुसार छाल को किसी तेज धार वाले चाकू से या ब्लेड से बल्य के रूप में काटकर निकाल लें। दूसरी टहनी ब के कटे हुए भाग के बीच किसी आलपीन या सुई की सहायता से चित्रानुसार उत्तकों को इस तरह सावधानी से नष्ट करें कि केवल छाल ही बच जाए। अब दोनों टहनियों को रंगीन पानी से भरें, गिलास या बोतल में रखें और प्रत्येक 2-3 घंटों के बाद अवलोकन कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर टहनी अ है और यहाँ पर टहनी ब है। इसका आंसर अब आपको आगे पेज में आप देखेंगे, है ना। यहाँ पर टहनी है, मदार का है, पीपल का है, या कोई दोनों में से पीपल नहीं है तो आप गुड़हल का भी टहनी ले सकते हैं। और टहनी लेने के बाद इस तरह से आप कांच के गिलास में आप उसको डालिए और उसका 2-3 घंटे के बाद अवलोकन करके देखें। आगे हम पढ़ेंगे इसी का अगला। अब यहाँ पर देखिए, अब चित्र 13.3 के आधार पर समझने का प्रयास करें। तने में फ्लोएम बाहर की ओर अर्थात उसकी छाल में स्थित होता है, जबकि जाइलम अंदर की ओर कड़े भाग में स्थित होता है। अब आगे समझ में, हम लोग वहाँ पर पढ़े थे जाइलम और फ्लोएम, है ना। फ्लोएम बाहर की छाल वहाँ पर क्या के डाल लिए हैं और उसको ब्लेड के माध्यम से हम ऊपरी छाल को काट करके तने से अलग कर दिए हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्लोएम छाल के साथ ही अलग हो जाता है और जबकि जाइलम अंदर की कड़े भाग में ही रह जाता है। अतः जब हम तने आग की छाल को काट कर निकाल देते हैं तब छाल के साथ फ्लोएम भी नष्ट हो जाता है, किंतु अंदर की ओर जाइलम सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार तने ब की छाल के साथ फ्लोएम तो सुरक्षित होता ही है, जबकि जाइलम नष्ट हो जाता है। इस कारण तने आग की पत्तियां दूसरे दिन भी ताजी दिखाई देती हैं, जबकि तने ब की पत्तियां मुरझा जाती है। आया समझ में। जैसे कि तने हैं, डाल है, उसको हम उसके छाल को अलग कर दिए तो छाल के साथ साथ फ्लोएम भी नष्ट हो जाता है, जिसके कारण उसकी पेड़ की जो डाल की जो पत्तियां होती है वो जब फ्लोएम का नष्ट होने के साथ साथ वो उसकी पत्तियां भी मुरझा जाती है। और दूसरे में फ्लोएम और जाइलम दोनों सुरक्षित रहता है, जिसके कारण उसमें की पत्तियां ताजी रहती हैं। क्रियाकलाप 3, भूमि में लगे किसी अनुपयोगी मतलब होता है ऐसे पौधे भी लगे होते हैं जिसका उपयोग हमारे लिए नहीं होता, या हम उस पौधे का उपयोग हम नहीं कर सकते, हमारे लिए अनुपयोगी होता है। अनुपयोगी जीवित पौधे के तने में क्रियाकलाप 2 के अनुसार वलय काटें तथा 15 दिनों तक प्रतिदिन अवलोकन करें। होने वाले परिवर्तन को नोट कर उसका कारण लिखें। आपने देखा या सुना होगा कि जब खेतों में गेहूं या धान की फसल के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं तब किसान क्या करता है, उस फसल में खाद और पानी डालते हैं, जिससे पत्ती पुनः हरी हो जाती है। और ये पत्ती पुनः पीले से फिर हरी क्यों हो जाती है, खाद और पानी के कारण। क्योंकि खाद में क्या क्या उपस्थित होता है, तो खाद में उपस्थित खनिज, लवण पानी के साथ साथ पौधों के विभिन्न भागों में पहुंच जाते हैं और पत्तियां भोजन बनाने लगती हैं, जिससे पीली पड़ी हुई पत्तियां पुनः हरा हो जाता है। हम आलू, गाजर, मूली, सलजम, जिमीकंद आदि खाते हैं, जो वास्तव में पत्तियों में बना भोज्य पदार्थ ही है। इनका परिवहन फ्लोएम द्वारा नीचे जड़ों की दिशा में होने के कारण वह पौधों के भूमिगत भागों में जमा हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि संवहन ऊतक ही पौधों की पाइपलाइन है। संवहन ऊतक पौधों की पाइपलाइन है, जिसमें जाइलम के द्वारा पानी का संवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में बने भोजन के पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि आलू, गाजर, मूली, सलजम, जिमीकंद आदि जो है ये जमीन के अंदर रहता है और ऊपरी भाग में पत्तियां होती है, जिसके माध्यम से ये सब पत्तियों के माध्यम से
अपना भोजन निर्माण करते हैं और कंदमूल के रूप में ये उपस्थित होते हैं। अब ये तो हो गया पौधों में परिवहन। अब है जंतुओं में परिवहन। अब जंतुओं में परिवहन किसके माध्यम से होता है, कैसे होता है? जैविक क्रियाओं के लिए प्रत्येक जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम कक्षा 6वीं में पढ़े थे कि कार्य करने के लिए जीवों की भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम उस कार्य को कर सकते हैं, है ना। दैनिक जीवन में हम कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमको किससे प्राप्त होता है? भोजन से, है ना। पाचन अंगों द्वारा पचा हुआ भोजन पूरे शरीर में भेजा जाता है तथा अपशिष्ट और उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जित अंगों तक पहुंचाया जाता है। उत्सर्जन के बारे में भी हम लोग कक्षा 6वीं में पढ़ चुके हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं कि हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थ करते हैं और वो भोज्य पदार्थ पाचन के माध्यम से हमारे शरीर में विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ बनाते हैं और उस अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। इसी प्रकार शरीर के सभी अंगों को, ये तो हो गया उत्सर्जन, हम खाते हैं और भोजन पच जाता है, पाचन के माध्यम अपशिष्ट बनता है, उस शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसी प्रकार शरीर के सभी अंगों को श्वसन के लिए लगातार ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। साथ ही इन अंगों में श्वसन क्रिया के द्वारा लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बनती रहती है, जो शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसे शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। ऑक्सीजन श्वास लेते हैं और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि जीवों के शरीर में विभिन्न पदार्थों का किसी न किसी तरह परिवहन होता रहता है। आइए देखें क्या सभी जीवों में यह परिवहन एक समान होता है अथवा अलग अलग तरीकों से होता है। आप जानते हैं कुछ जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। चूँकि अधिकांश सूक्ष्म एक कोशिक जीव पानी में रहते हैं, अतः इनमें विसरण विधि द्वारा विभिन्न पदार्थ शरीर के भीतरी अथवा बाहर पहुँचते रहते हैं, है ना। एक कोशिकीय जीव में है अमीबा, पैरामीशियम आदि, ये एक कोशिकीय जीव है और इसका आकार इतना छोटा होता है कि इसे हम खुले आँख से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें युक्ति की ज़रूरत होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही हम एक कोशिकीय जीव को हम देख सकते हैं। अब है 13.2.1 मनुष्यों में रक्त का परिवहन। रक्त मतलब होता है खून। परिवहन हमारे शरीर में हर हिस्से में रक्त उपस्थित होता है। कहीं पर चोट लग जाता है तो वहाँ पर भी रक्त, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे त्वचा हो, चमड़ी हो, वहाँ पर भी हमारे रक्त उपस्थित होता है। तो रक्तों में परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह परिवहन कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे बहती है और रक्त हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, अगर रक्त नहीं रहता हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है ना। रक्त का रंग कौन सा होता है, रक्त का आकार कैसा होता है, रक्त कितने प्रकार की होती है, ये यहाँ पर है। मनुष्यों में रक्त का परिवहन, मनुष्य में विभिन्न पदार्थों के परिवहन का काम रक्त करता है। आइए देखें कि रक्त क्या है और शरीर के सभी भागों में यह कैसे पहुँचता है। हम जानते हैं कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। यह केवल तरल पदार्थ ही नहीं, यदि रक्त की पतली सी सतह को कांच की स्लाइड पर रख कर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो इसमें बहुत से कण भी दिखाई देते हैं। ये कण वास्तव में कोशिकाएं हैं जो प्लाज्मा में तैरती रहती है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जिसमें 92% पानी होता है। शेष 8% में भोज्य पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ तथा खनिज लवण होते हैं जिनका रक्त द्वारा परिवहन किया जाता है। रक्त कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है।
रक्त कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अब वह 3 प्रकार की कौन कौन सी, जैसे कि हम ब्लड निकलता है, खून निकलता है तो हम देते हैं, एक तरल पदार्थ के रूप में दिखता है, लेकिन वाकई में उस तरल पदार्थ को हम कांच की स्लाइड पर रख करके सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखें तो उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। और वह छोटे छोटे कण कौन क्या है, उसे छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। आगे यह समझ में, रक्त में छोटे छोटे कण दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और वह किस में तैरती है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जो वो, और उसमें कितना प्रतिशत होता है पानी, 92% पानी होता है, और शेष 8% भोज्य पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ उसमें उपस्थित होते हैं। अब मुख्यतः रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो सबसे ये चित्र है, इसी चित्र के माध्यम से रक्त की विभिन्न प्रकार की जो आकार है, जो कणिकाएं हैं, उसका विभिन्न प्रकार की कितनी संख्या होती है वो हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो पहला है लाल रक्त कणिकाएं। ये लाल रक्त कणिकाएं मतलब लाल रंग की होती है। ये लाल रंग की कोशिकाएं हैं जो आकार में छोटी व संख्या में अधिक होती है। ये लाल रक्त की कोशिकाएं हैं, ये लाल रक्त की कोशिकाएं हैं जो आकार में छोटी होती है और संख्या में अधिक होती है। इसका रंग लाल दिखाई देता है। इनका लाल रंग एक विशेष जटिल पदार्थ के कारण होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आकार में छोटी होती है और संख्या में भी अधिक होती है और इसका रंग लाल होता है। ये लाल रंग एक विशेष कणिकाएं जटिल पदार्थ के कारण होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं अधिक होने पर हमारा शरीर अधिक ऑक्सीजन ले सकता है। दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं। अब श्वेत रक्त कणिकाएं ये हैं। श्वेत कणिकाएं की संख्या कम होती है और आकार में बड़ा होता है, और लाल रक्त कणिकाएं आकार छोटी होती है और संख्या अधिक होती है। आगे समझ में, श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में बड़ा होता है और संख्या में कम होती है। यदि शरीर में रोगाणु, जीवाणु या अन्य बाहरी पदार्थ अगर प्रवेश करता है तो उन्हें श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाता है। इस तरह ये हमारे शरीर की रक्षा प्रदान करती है। हमारे शरीर की रक्षा कौन सी रक्त कणिकाएं करती है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। बाहरी जो प्रवेश करता है जैसे कि रोगाणु, जीवाणु या बाहरी अन्य कोई भी पदार्थ प्रवेश करता है जो हमारे शरीर के लिए नुकसान होता है, वे श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के लिए रक्षा करती है। अगला है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट आपने देखा होगा कि जब चोट लगता है या हम गिर जाते हैं तो यदि रक्त की कुछ बूंदें जमीन पर पड़ता है तो वह क्या हो जाता है, जम जाती है। ठीक इसी तरह चोट वाले स्थान पर भी रक्त जम जाता है। रक्त जमने का कारण रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स ही है। ये ही एक प्रकार की कोशिकाएं हैं जो संख्या में लाल रक्त कणिकाओं से कम होती। लाल रक्त कणिकाएं की संख्या सबसे अधिक होती है और श्वेत रक्त की कणिकाएं भी कम होती हैं और प्लेटलेट्स की भी संख्याएं कम होती है। जैसे ब्लड होता है, चोट लग जाता है तो वहाँ पर जम जाता है, चोट लगे हुए स्थान पर। वो किसके कारण जमता है, प्लेटलेट्स के कारण जम जाता है। अब आगे की जो बचा है उसको हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।